गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो आज हम पढ़ेंगे भाई टेंथ क्लास का चैप्टर नंबर 3, इको का चैप्टर 3, मुद्रा और साख। ठीक है, तो सबसे पहले आता है मुद्रा किसे कहते हैं। मुद्रा किसे कहते हैं? मुद्रा एक माध्यम होता है। मुद्रा एक माध्यम होता है वस्तु को और सेवाओं को खरीदने व बेचने के लिए ठीक है। मुद्रा वह माध्यम होता है जिसके द्वारा हम वस्तुओं और सेवाओं को खरीदने तथा बेचने का काम करते हैं, या फिर ये कह सकते हैं कि जिसके माध्यम से हम वस्तुओं और सेवाओं को खरीद तथा बेच सकते हैं। ठीक है, उसे हम मुद्रा कहते हैं। मुद्रा का दूसरा नाम करेंसी। ठीक है, करेंसी मतलब आज हमारे भारत में रुपए है, ठीक है, अमेरिका के डॉलर है, ठीक है, यूरो है, इस प्रकार से, यानी कि जिसके द्वारा हम वस्तुओं को खरीदे तथा बेच सकते हैं उसे हम मुद्रा कहते हैं। मुद्रा मीन्स करेंसी। ठीक है, अब मुद्रा आज वर्तमान समय में कागज की प्रचलित है। वर्तमान समय में कागज की प्रचलित है। प्राचीन समय में ये सिक्के की होती थी। सिक्के मतलब मेटल या नॉन मेटल किसी के भी हो सकते थे, धातु के या अधातु के। जैसे आपने 7th क्लास में पढ़ा हुआ है कि जो राजा महाराजा होते थे वो अपने शासन काल में अलग अलग तरह के सिक्के प्रचलित करते थे। किसी ने सोने के सिक्के चलाए, किसी ने चांदी के चलाए, ठीक है, तो किसी ने तांबा के चलाए। ठीक है, तो प्राचीन समय में जो सिक्के होते थे वो धातु या अधातु किसी के भी हो सकते थे। प्राचीन समय में जो मुद्रा होती थी वो कागज की होती थी, ठीक है, सॉरी सिक्कों की होती थी। तो मुद्रा शब्द कहां से लिया गया? मुद्रा जो है वो मुद्रण से लिया गया है। मुद्रण का अर्थ होता है छापना। जब से विश्व में कागज के नोटों की छपाई की जाने लगी, तब से हम इन रुपए को, इन करेंसियों को मुद्रा कहने लगे। ठीक है, इससे पहले नोट कागज के नहीं होते थे, कागज के नोट नहीं छापे जाते थे, सिक्के होते थे वो धातु और अधातु दोनों के हो सकते थे। तो पहला प्रश्न बनता है मुद्रा किसे कहते हैं? बड़ी आसानी से कर दोगे। मुद्रा वह माध्यम होता है जिसके द्वारा हम वस्तुओं को और सेवाओं को खरीद तथा बेच सकते हैं। ठीक है, मुद्रा मीन्स करेंसी। करेंसी मतलब रुपए, डॉलर, यूरो, जो अनेक देशों में अपने अलग अलग होती है। ठीक है, उसके बाद प्राचीन समय में जो सिक्के होते थे, प्राचीन समय में जो मुद्रा होती थी वो सिक्के होते थे धातु तथा अधातु के। तो सोना, चांदी, तांबा, यानी कि अनेक राजाओं ने अपने अपने शासन काल में अनेक तरह के सिक्के चलाए थे। किसी ने सोने के चलाए थे, किसी ने तांबे के चलाए थे, किसी ने, ठीक है, चांदी के चलाए थे। तो मुद्रण जो लिया गया था वो मुद्रण था। मुद्रा मतलब मुद्रण मतलब छापना। जब से कागज के नोट छापे जाने लगे तब से हम मुद्रा कहने लगे। ठीक है, अब नेक्स्ट ये प्रश्न आप आराम से कर दोगे, आसानी से कर दोगे। ठीक है, ज्यादातर इस चैप्टर से यही प्रश्न पूछा जाता है कि मुद्रा किसे कहते हैं। मुद्रा
किसे कहते हैं, ठीक है, और इसके कार्य, और इसके कार्य क्या होते हैं, ठीक है। तो पहला जो प्रश्न है मुद्रा किसे कहते हैं और इसके कार्य। मुद्रा किसे कहते हैं आप आसानी से कर दोगे, वह माध्यम जिसके द्वारा हम वस्तु को खरीदते एवं बेच सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है इसके कार्य। तो नंबर 1, वस्तुओं को खरीद सकते हैं, वस्तुओं को खरीद व बेचने का काम किया जाता है। नंबर 2, मुद्रा के माध्यम से हम सेवाएं, मुद्रा के माध्यम से हम सेवाओं को खरीद सकते हैं, ठीक है। दूसरा जो वस्तु विनिमय प्रणाली थी, वस्तु विनिमय प्रणाली को सरल बना दिया, ठीक है। और एक होता था भाई आवश्यकताओं के दोहरे संयोग की समस्या का हल निकाला गया, का हल हो गया या निकाला गया, ठीक है। और नेक्स्ट है हम किसी भी वस्तु को कम समय में खरीद तथा बेच सकते हैं, समय में खरीद तथा बेच सकते हैं मुद्रा के माध्यम से, मुद्रा के माध्यम से। अगर यही क्वेश्चन आपका 6 नंबर में पूछा जाए, तो अगर मान लो अगर 3 नंबर में पूछा गया है तो आपने पहले लिखना है मुद्रा किसे कहते हैं, उसकी डेफिनेशन। मुद्रा वह माध्यम होता है जिसके द्वारा हम वस्तु को खरीद तथा बेच सकते हैं, ठीक है। उसके बाद पूछेगा मुद्रा के कार्य, तो ये आपने लिख देना नंबर 1, वस्तु को खरीदने तथा बेचने का काम किया जाता है। मुद्रा के माध्यम से हम सेवाओं को खरीद वस्तु की विनिमय प्रणाली को सरल बना दिया है। आवश्यकताओं के दोहरे सहयोग की समस्या का हल किया गया है। किसी भी वस्तु को कम समय में खरीद तथा बेच सकते हैं मुद्रा के माध्यम से, ठीक है। तो ये उसके काम। अगर ये क्वेश्चन 6 नंबर में पूछा गया है तो फिर आपने इनको हेडिंग डाल करके लिखना है, ठीक है। अगर 6 नंबर में पूछा जाता है तो इनको हेडिंग बना करके लिखना है। अगर 3 नंबर में पूछा जाता है तो आपने सीधा लिखना है, ठीक है। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन है भैया आपका बैंक किसे कहते हैं। बैंक किसे कहते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है बैंक किसे कहते हैं। ध्यान से सुने, बैंक वह संस्था होती है, वह संस्था होती है जो लोगों की अतिरिक्त पूंजी कह लें या फिर बचत कह लें, पूंजी या बचत के आधार पर लोगों की मांग जमाओं की पूर्ति करता है,
पूर्ति करती है उसे बैंक कहते हैं। उस संस्था को बैंक कहते हैं। अब दोबारा से देख लें, बैंक किसे कहते हैं। बैंक वह संस्था होती है जो लोगों की आवश्यक अतिरिक्त पूंजी यानी कि बचत के आधार पर लोगों की मांग जमाओं की पूर्ति करती है। यानी कि जो लोगों की बचत है उसे जमा करती है, ठीक है, और जो जमा पूंजी है उसे व्यक्ति अपनी आवश्यकता के अनुसार कभी भी निकलवा सकता है, ठीक है। या फिर मान लो कोई ऐसा व्यक्ति है जिनके पास पैसे नहीं है तो वो बैंक जाकर के ऋण दे सकता है। ऋण मतलब उधार लेना, इंग्लिश में जिसे हम लोन कहते हैं, ठीक है। ऋण मतलब उधार लेना, उधार मतलब लोन लेना, ठीक है। तो ये जो काम है जमा करने का काम तथा ऋण लेने का काम कौन करता है भाई? बैंक। कौन करता है? बैंक, ठीक है। अब बैंक जो होते हैं, बैंक दोनों प्रकार के होते हैं, सरकारी भी हो सकते हैं और निजी भी हो सकते हैं। सरकारी भी हो सकते हैं और निजी भी हो सकते हैं, ठीक है। अब ये जो बैंक है सरकारी बैंक यानी कि वे बैंक जो सरकार के नियंत्रण में रह करके काम करते हैं, निजी मतलब प्राइवेट बैंक, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है इसमें नेक्स्ट आता है भाई साख। जैसे ही चैप्टर का अपना नाम है मुद्रा और साख, ठीक है। तो नेक्स्ट है साख। साख किसे कहते हैं? बैंक जो कर्जदाताओं को कर्ज देते समय कर्ज देता है उस पर जो ब्याज लिया जाता है, ब्याज लिया जाता है, उस ब्याज को, उस ब्याज या अतिरिक्त पूंजी को, अतिरिक्त पूंजी को साख कहा जाता है। साख किसे कहते हैं? बैंक जो कर्जदाताओं को कर्ज देता है उस पर जो ब्याज लिया जाता है, उस ब्याज को या अतिरिक्त पूंजी को साख कहा जाता है। जैसे मान लो आप किसी बैंक से या किसी साहूकार से 100 रुपए उधार लेने गए या फिर 1000 रुपए उधार लेने गए, ठीक है, जितनी आपको हो सकता है उसके अनुसार। अब मान लो उसने कह दिया भाई, आपने कह दिया सी मैं ये 1000 रुपए 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, 1 साल बाद लौटाऊंगा, तो वो आपको बताएगा कि भाई आपने लौटाते समय केवल 1000 रुपए नहीं लौटाने, उसके साथ उसका ब्याज भी लौटाना है। वो उनका निर्धारित होता है भाई कितने परसेंट है, किस प्रकार से, ठीक है। तो आप जब लौटाओगे, मान लो 2% हो गया, मान लो वो बोल रहा है कि भाई 2% आपको देना है वार्षिक, ठीक है, तो आपको सिंपल इंटरेस्ट निकालना आता है, ठीक है। तो सिंपल इंटरेस्ट जब निकालेंगे तो आपको पता है कि 1 साल बाद
आपको 1200 रुपए देने पड़ेंगे। ठीक है, अब 1200 रुपए जब देने जाओगे तो आपने लिए कितने के भाई 1000, तो ब्याज कितना हो गया 200। जो ब्याज है ये उसकी अतिरिक्त पूंजी, अतिरिक्त पूंजी मतलब उसकी कमाई है। ठीक है, बैंक की कमाई है ये। बैंक इस पूंजी को कहां खर्च करता है, अपने कर्मचारियों की सैलरी, अपने कर्मचारियों का वेतन तथा बैंक के अन्य काम जैसे बिजली का बिल, पानी का बिल, ठीक है, ट्रांसपोर्ट का खर्चा, ठीक है, जो सुविधाएं जो दी जाती है उन सभी के अंदर। ठीक है, तो इसे को हम कहते हैं साख। ठीक है भाई, अब नेक्स्ट आता है जब कोई व्यक्ति नेक्स्ट आता है भाई जब हम किसी से उधार लेने जाते हैं, यानी कि ऋण जो लेने जाते हैं, ऋण वो किन दो स्रोतों से लिया जाता है। ऋण के स्रोत ये दो होते हैं, एक औपचारिक ऋण, ठीक है, एक होता है अनौपचारिक ऋण। एक तो हो गया औपचारिक ऋण, दूसरा हो गया अनौपचारिक ऋण। ठीक है, अब ये जो अनौपचारिक ऋण या औपचारिक ऋण किसे कहते हैं, तो सबसे पहले हम देखेंगे औपचारिक ऋण। वे ऋण जो हम बैंक से लेते हैं, सीधी सी बात है, वे ऋण जो हम बैंक से लेते हैं, ठीक है, यानी कि सरकार के अधीन रह करके, सरकार के नियंत्रण से जो बैंक ऋण दिया जाता है उसे औपचारिक ऋण कहते हैं। तो जितने भी बैंक है सरकार के अधीन रह करके काम करते हैं, ठीक है, तो बैंक से जो ऋण दिया जाता है उसे हम औपचारिक ऋण कहते हैं। ठीक है, किसी मित्र से, साहूकार से या फिर किसी रिश्तेदार से, या फिर हम किसी रिश्तेदार से पैसे उधार लेते हैं, तब उसे अनौपचारिक ऋण कहा जाता है। यानी कि ये किसी सरकार के नियंत्रण में रह करके काम नहीं करते। मान लो आपने किसी से 1000 रुपए उधार ले लिए, तो ऋण तो ले लिया, उधार मतलब ऋण, ठीक है, तो वो ऋण लिया या किसी अपने मित्र से ले लिया या फिर साहूकार से ले लिया या रिश्तेदार से ले लिया, ठीक है, इन सभी से जो पैसे उधार लिए जाते हैं उन्हें अनौपचारिक ऋण कहते हैं। ठीक है, तो इसमें 1 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है, व्यापारिक भी हो सकता है, कभी ये देखें कि अभी जो अपने एग्जाम हुए थे 2020 के, उसके अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, इनमें से कौन सा असंगत है, मतलब 4 ऑप्शन दे रखे थे, असंगत पूछ रखा था। ठीक है, मतलब क्वेश्चन ये था कि निम्नलिखित दिए गए विकल्पों में से कौन सा असंगत है। नंबर 1 पूछ ले, जैसे व्यापारी दे रखा था, दूसरा साहूकार दे रखा था, तीसरा मित्र दे रखा था, और चौथा जो दे था वो दे रखा था सहकारी समिति। ठीक है, तो इसमें असंगत क्या था भाई, सहकारी समिति, यानी कि जो कोऑपरेटिव जो बैंक होते हैं उसे हिंदी में हम कहते हैं सहकारी समिति। ठीक है भाई, ये अनौपचारिक ऋण के स्रोत, ये अनौपचारिक ऋण के स्रोत, ये भी अनौपचारिक और ये औपचारिक ऋण का स्रोत।
ठीक है। तो इसमें असंगत क्या था, सहकारी समिति। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है 1 नंबर में। ठीक है, ऑप्शन आपको मिलेंगे, उनमें से कई बार तो क्या करते हैं, औपचारिक ऋण का जो स्रोत है उनका कोई एक उदाहरण दे देते हैं, बाकी सभी के अनौपचारिक दे देते हैं, या फिर ऐसे करेंगे कि सारे जो उदाहरण हैं उनमें से एक को छोड़ करके बाकी सारे दे देंगे औपचारिक के, एक दे देंगे आपको अनौपचारिक के। जैसे मान लो यहाँ पे लिख दिया सहकारी समितियां, अब इसकी जगह लिख देते हैं बैंक। ठीक है, इसकी जगह लिख देते हैं आरबीआई या किसी भी बैंक का नाम लेकर के। तो फिर क्या होगा भैया, संगत व्यापारी। क्यों? क्योंकि व्यापारी अनौपचारिक है, बाकी सारे औपचारिक है। ठीक है, तो आप ये क्वेश्चन समझ में आ गया। यानी कि औपचारिक ऋण वे ऋण होते हैं जब हम किसी बैंक से ऋण लेते हैं, यानी कि बैंक वे होते हैं जो सरकार के नियंत्रण में रह करके काम करते हैं। ठीक है, सरकारी संस्था से। ठीक है, और अनौपचारिक वे ऋण के स्रोत होते हैं जैसे हम किसी मित्र से, साहूकार से या रिश्तेदार से जिन पर सरकार का कोई नियंत्रण नहीं होता, उनसे जो ऋण लेते हैं उन्हें हम अनौपचारिक ऋण कहते हैं। ठीक है, अब देखना भाई, एक भी बहुत ही अच्छा प्रश्न बनता है इसके अंदर, बहुत बार पूछा गया है 3 नंबर में, कई बार तो 6 नंबर में पूछ लेते हैं। औपचारिक ऋण और दूसरा अनौपचारिक ऋण। अनौपचारिक ऋण, ठीक है, अंतर बताना है इसमें कि अंतर क्या है। नंबर 1, ये सरकार के नियंत्रण में रहकर काम करते हैं। ठीक है, ये नहीं भाई, ये सरकारी नहीं होते। ठीक है, नंबर 2, इसमें बैंक या सहकारी समिति से ऋण लिया जाता है। ठीक है, लिया जाता है। इनमें मित्र, साहूकार, व्यापारी तथा रिश्तेदार से ऋण लिया जाता है। ठीक है, रिश्तेदार से ऋण लिया जाता है। हो गए 2 अंतर हो गए। तीसरा अंतर है, इसमें कागजी कार्यवाही की जाती है, इसमें कागज की कार्रवाई या कागजी कार्रवाई नहीं की जा सकती। ठीक है, नंबर 4, इसके अंदर ब्याज दर समय निर्धारित होता है। ठीक है, निर्धारित होता है। इसमें ब्याज दर और समय लेने तथा देने वाले पर निर्भर करता है। होता तो समय इन पर भी निर्धारित होता है, लेकिन वो कितने समय के लिए ले रहा है, कितने समय के लिए दे रहा है, क्या ब्याज दर है, क्या ब्याज दर नहीं है, वो लेने वाले की मर्जी पर करता है। लेने तथा देने वाले मन मर्जी पर। ठीक है, नेक्स्ट, इनकी जो ब्याज दर होती है
वो कम होती है, इनकी अधिक होती माना जाता है। ठीक है, इनकी ब्याज दर कम होती है, इनकी अधिक होती है। नेक्स्ट नंबर 6, बैंक जब किसी व्यक्ति को ऋण देता है तो वह, जब बैंक किसी व्यक्ति को ऋण देता है तो वह ऋण समर्थक, ये भी बताएंगे ऋण समर्थक क्या होता है, ऋण समर्थक लेता है। ठीक है, ये ऋण समर्थक नहीं लेता। ठीक है, ये ऋण समर्थक नहीं लेता। बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट पर्सन है, हर बार पूछा जाता है, कभी 3 नंबर में पूछा जाएगा तो कभी 6 नंबर में। ठीक है, तो दोबारा से बता देता हूं मैं, औपचारिक ऋण तथा अनौपचारिक ऋण में अंतर स्पष्ट करें। तो सबसे पहले आपने लिखना है इनकी डेफिनेशन, ये सरकार के नियंत्रण में रह करके काम करते हैं तथा ये बैंक से ऋण दिया जाता है। ये सरकारी नहीं होते, ये किसी रिश्तेदार या अन्य साहूकार से दिया गया ऋण अनौपचारिक ऋण कहलाता है। ठीक है, इसमें सहकारी बैंक या सहकारी समिति से ऋण लिया जाता है, इसमें मित्र या व्यापारी से ऋण लिया जाता है, इसमें कागज कार्यवाही की जाती है, इसमें कागजी कार्यवाही नहीं की जाती, इसमें ब्याज दर समय निर्धारित होता है, इसमें ब्याज दर समय निर्धारित नहीं होता, अगर निर्धारित भी होता है तो वो लेने तथा देने वाले की मनमर्जी पर। ठीक है, नेक्स्ट, इसमें ब्याज दर कम होती है, इसमें माना जाता है कि ब्याज दर अधिक होती है। ठीक है, नेक्स्ट है, यह ऋण समर्थक लेता है, मतलब जब उधार देता है तो किसी चीज को अपने पास गिरवी रखता है, और यह ऋण समर्थक नहीं लेता। ठीक है, तो मोस्ट इंपोर्टेंट पर्सन है, आपको बड़े ही अच्छे से याद करना है। ठीक है,